जय हिंद दोस्तों। अगर आप एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो या फिर किसी और क्लास से बिलोंग करते हो, हर इंसान की लाइफ में इमरजेंसी फंड का होना बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर इंडिया जैसे एक बड़े देश में। आइए दोस्तों, इमरजेंसी फंड्स को मोंटी के एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। मोंटी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसकी मंथली सैलरी 60,000 रुपये है। मोंटी ने अभी 28 साल की उम्र कुछ दिन पहले ही पूरी की है। यंग होने के कारण मोंटी के पास थोड़ा बहुत शेयर मार्केट का नॉलेज भी है और इसी नॉलेज के कारण उससे एक बड़ी गलती हो गई। मोंटी ने एक लाइन कई जगह से सुन और पढ़ रखी थी। वो लाइन थी, शेयर मार्केट में बैंक्स के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। मोंटी एक कम खर्चीला इंसान है और वो हर महीने अपनी सैलरी से काफ़ी सेविंग्स भी कर लेता है और उस सारे अमाउंट को शेयर मार्केट में किसी एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देता है, जिससे एक साल में उसे एवरेज 10 से 12% तक के रिटर्न्स आसानी से मिल जाते हैं। मोंटी इसी तरह अपनी सेविंग्स को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता रहा। कुछ समय बाद देश में एक भयंकर बीमारी फैलने लगी, जिस कारण शेयर मार्केट हर दिन तेजी से गिरने लगा और मोंटी का पोर्टफोलियो 2 हफ्तों के अंदर ही हरे रंग से लाल में बदल गया। यानी कि मोंटी 2 हफ्तों में प्रॉफिट से लॉस में आ गया। इसी तरह कुछ दिन और बीते तो मोंटी की परेशानियां भी बढ़ने लगीं। मोंटी के बैंक में अब सिर्फ इस मंथ की ही सेविंग्स बची थीं। उसका बाकी सारा पैसा शेयर मार्केट में एक तरह से फंस चुका था। इसी बीच मोंटी के पिता हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और अब मोंटी को पैसों की ज़रूरत दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। अब मोंटी के पास शेयर मार्केट से पैसे निकालने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, फिर चाहे उसके रिटर्न्स नेगेटिव ही क्यों ना हो। और दोस्तों, मोंटी इसके बाद अपनी सारी सेविंग्स शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना बंद कर देता है। दोस्तों, इसी सिचुएशन से बचने के लिए हमें इमरजेंसी फंड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इमरजेंसी फंड दोस्तों, हम सभी को अपनी मंथली सेविंग से कुछ हिस्सा एज अ इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। अगर फ्यूचर में कभी हमारी लाइफ में कुछ बुरा होता है तो ये इमरजेंसी फंड ही हमारी मदद कर सकता है। ये इमरजेंसी फंड मेडिकल इमरजेंसी, लॉस ऑफ इनकम और लॉस ऑफ जॉब जैसी कई जगह में यूज़ हो सकता है। दोस्तों, ये फंड आसानी से उपलब्ध होना चाहिए और किसी सुरक्षित जगह में रखा होना चाहिए। कई सारे लोग कम से कम 6 महीने के खर्चे को एज ए इमरजेंसी फंड के रूप में रखते हैं और कई लोग 12 महीने के खर्च को। इमरजेंसी फंड को हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए जहां पर बहुत कम रिस्क हो और आपका पैसा भी पूरी तरह से सेफ हो। फॉर एग्जाम्पल बैंक अकाउंट, एफडी, लिक्विड फंड्स एटसेट्रा। दोस्तों, इन ऑप्शंस में रिस्क के साथ साथ रिटर्न्स भी बहुत कम होता है। इमेजिन करो आपके पास 10 लाख रुपए हैं। अब यहाँ पर आपके पास 2 केसेस हैं। केस नंबर 1, आप इमरजेंसी फंड में कम पैसा डालते हो और बाकी का पैसा आप इन्वेस्ट कर देते हो। जैसे कि 2 लाख रुपए आप इमरजेंसी फंड में डालते हो और बाकी का 8 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखते हो। दोस्तों, लेस इमरजेंसी फंड शॉर्ट टर्म में रिस्की होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको इमरजेंसी फंड की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना आपके फ्यूचर के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि पैसों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने पर आपको 12 से 13% के एवरेज रिटर्न्स हर साल मिलते हैं। केस नंबर 2, आप 5 लाख रुपए इमरजेंसी फंड में डालते हो और बाकी के 5 लाख रुपए को इन्वेस्ट करते हो। जब आप अपने इमरजेंसी फंड में ज़्यादा पैसा डालते हो तो ये आपके शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, और जब आप कम पैसे इन्वेस्ट करते हो, यहाँ पर आपको 12 से 13% रिटर्न्स तो मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो रिटर्न्स थोड़े कम होंगे। दोस्तों, इमरजेंसी फंड को बैंक में रखना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके आसानी से बैंक में रखे पैसे को यूज़ कर सकते हो और एटीएम से किसी भी समय उन पैसों को निकाल सकते हो।
दोस्तों सेविंग्स बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट रेट 2 से 3% तक होता है, जो कि बहुत कम है। इसलिए कुछ लोग अपने इमरजेंसी फंड को एफडी या फिर लिक्विड फंड्स में रखते हैं, क्योंकि इनमें भी बहुत कम रिस्क होता है। लेकिन एफडीज थोड़ी ट्रिकी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई एफडीज एक पेनल्टी चार्ज करती हैं जब भी आप पैसों को विड्रॉ करते हो, और कई बार तो आपको उनकी ब्रांच पर जाना पड़ता है। और अगर आपको अपने इमरजेंसी फंड की ज़रूरत किसी हॉलीडे के दिन पड़ेगी तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। दोस्तों, लिक्विड फंड्स भी एक बेहतरीन ऑप्शन है अपने इमरजेंसी फंड को रखने के लिए, लेकिन लिक्विड फंड से विड्रॉ करने पर 1 या 2 दिन आपको वेट करना पड़ता है। उसके बाद जाकर आपका विड्रॉ किया हुआ अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। दोस्तों, आप अपने टोटल सेविंग्स से कुछ हिस्सा बैंक में, कुछ हिस्सा एफडीज में और बाकी का कुछ हिस्सा लिक्विड फंड्स में डाल सकते हो, ताकि आपको किसी भी तरह की इमरजेंसी में पैसों की कमी ना हो। यूजिंग इमरजेंसी मनी। दोस्तों, यहाँ पर कई सारे लोग गलती करते हैं। जब हमारे पास पैसे आसानी से अवेलेबल होते हैं तो हम में से अधिकतर लोग उस पैसे को खर्च कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, जब आप इमरजेंसी फंड इकट्ठा करने लगते हो तो आपके अंदर डिसिप्लिन का होना बेहद ज़रूरी है। उन सभी चीज़ों की एक लिस्ट पहले ही बना कर रख लें जिन्हें आप एज ए इमरजेंसी मानते हो, जैसे कि मेडिकल एक्सपेंसेस, लॉस ऑफ जॉब और लॉस ऑफ इनकम एटसेट्रा। जो भी आपको इमरजेंसी लगती हो उन सब की एक लिस्ट अलग से बनाकर पहले ही रख लें, और इस लिस्ट के अलावा अपने इमरजेंसी फंड का कहीं और इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। क्रेडिट कार्ड एज ए इमरजेंसी मनी। दोस्तों, कुछ लोग क्रेडिट कार्ड को एज ए इमरजेंसी मनी के रूप में रखते हैं। ये स्ट्रैटेजी कई लोगों के लिए काम कर सकती है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स भी हैं और कई बार इसकी कीमत चुकाना हमारे लिए बहुत महंगा साबित होता है। इन क्रेडिट कार्ड्स की एक अपर लिमिट होती है और एक निश्चित समय में इस अमाउंट को आपको वापस करना पड़ता है, और अगर आप टाइम से उस अमाउंट को नहीं चुका पाते हैं तो आपको एक भारी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, इमरजेंसी फंड को रखने के लिए बैंक, एफडीज, लिक्विड फंड्स एक काफ़ी सेफ और लो रिस्क की ऑप्शंस हैं। दोस्तों, हर एक इंसान की लाइफ में इमरजेंसी फंड का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन में कोई भी खास इम्पैक्ट ना पड़े जब उसकी लाइफ में कोई इमरजेंसी आ जाए। इसलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आप इमरजेंसी फंड के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे और आप अपने इमरजेंसी फंड को मैनेज करना शुरू करेंगे। दोस्तों, सौरभ जैन की पर्सनल फाइनेंस स्ट्रेटेजी हमारे लिए काफ़ी कारगर है। सौरभ जैन की स्ट्रेटेजी जानने के लिए अगला वीडियो देखें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।